तो इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार किया है और ये कहा है चीफ जस्टिस ने कि ये केस भ्रष्टाचार कानून का है। ये भी कहा गया है कि इसके लिए पहले हाई कोर्ट जाएं और ये एक तरह से झटका है मनीष सिसोदिया के केस के लिए। सुनवाई के बाद मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सब उम्मीद इसी पर थी कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और कोर्ट ने इस पर सुनवाई का वक्त दिया था। लेकिन अब यह है कि मनीष सिसोदिया की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दखल देने से इनकार कर दिया है। अपनी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी मनीष सिसोदिया ने। इस याचिका में गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी गई थी और इसमें सिसोदिया को अदालत ने 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। उन्हें परसों गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मनीष सिसोदिया को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील, इस केस की पैरवी कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। ट्रायल कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील भी खारिज कर दी गई है, यानी कि अगर वो ट्रायल कोर्ट में जाते हैं तो भी इसके ऊपर जल्द सुनवाई हो और इसको ये तरजीह दी जाए, इस तरह की भी बात नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शरद शर्मा, हमारे सहयोगी। बड़ा झटका है मनीष सिसोदिया के लिए। जो अपील उन्होंने की थी, जो याचिका उनकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की लेकिन दखल देने से इनकार कर दिया शरद, और यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट जाएं, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं है कि फौरन इस पे सुनवाई हो जाए। तो ये एक बुरी खबर है आप आम आदमी पार्टी के लिए और मनीष सिसोदिया के लिए। दोहरा झटका लगा है मनीष सिसोदिया को, क्योंकि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही दखल देने से मना कर दिया है नकमा, यानी कि कोर्ट इसमें ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरी, जब ये मांग खारिज हो गई तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से बात रख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट को ये निर्देश दें कि इस मामले में जमानत पर जब सुनवाई हो तो उसकी जल्द हियरिंग वो कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी मना कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई उम्मीद मनीष सिसोदिया कर रहे थे तो वो उम्मीद अब खत्म हो गई है। ट्रायल कोर्ट में ही जाना होगा और वहां जैसा प्रोसीजर चल रहा है वैसा ही चलना होगा। असल में ये मामला जो है, शुरू में ही जब लेकर आए थे अभिषेक मनु सिंघवी, तब से ये चर्चा चल रही थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस स्टेज पर इस मामले में क्या राहत मनीष सिसोदिया को दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता था, बहुत एक्सट्रीम पर जाकर, कि कोर्ट ये कहता कि इस स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो गिरफ्तारी हो गई थी तो इसको अंडू भी नहीं कर सकते थे, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि अब आप मनीष सिसोदिया को छोड़ दीजिए क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट इसमें ऑर्डर भी दे चुकी है। लेकिन इसमें एक तरह से यह कहा जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट आने का फैसला जो है ये मनीष सिसोदिया का गलत साबित हुआ और यहां पर कोर्ट ने बिल्कुल ही दखल देने से इनकार कर दिया है और तो हाईकोर्ट अब ये ने है भी कि कोई निर्देश नहीं दिए हैं जी, कि हाईकोर्ट जी, में जी, आशीष भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कोर्ट ने क्या इस पहलू को समझेंगे आशीष से। कोर्ट ने ये कह दिया है आशीष के हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं मनीष सिसोदिया, तो उनको झटका जरूर है और इसमें ये इनके लिए बुरी खबर है। लेकिन कोर्ट के लिए कोर्ट ने जो ये कहा है वो किस ग्राउंड पर कहा कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए? जी देखिए, मनीष सिसोदिया ने गेम खेला था, एक कानूनी दांवपेच खेला था। अगर ये सफल हो जाता तो उनको बहुत बड़ी राहत मिल जाती। हालांकि राहत की उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन उनके लिए ये ठीक कदम था कि वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में दिल्ली सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी तरह मनीष सिसोदिया एक लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ गए हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी लंबी है कि इसमें इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती हैं। आप ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर आप ट्रायल कोर्ट में जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है और कहा है साफ तौर पर कि इस स्टेज पर सीआरपीसी के प्रावधानों में हम दखल नहीं दे सकते। आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये भी कहा है कि कोई घटना दिल्ली में हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे
सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे, ये एक गलत मिसाल पेश करेगा। ये साफ तौर पर कहा है, जो उदाहरण दो दिए थे उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और कहा कि वो पत्रकारों के उदाहरण थे, उनकी बोलने की आजादी और अभिव्यक्ति के उदाहरण थे, लेकिन ये मामला करप्शन एक्ट का है। इसमें इस तरीके से राहत या रियायत अदालत नहीं दे सकती है। आपके दरवाजे खुले हैं कानूनी उपायों के, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, आप हाईकोर्ट में मांग कर सकते हैं, एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। मैं जो अभिषेक मनु सिंह भी थे, लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार किया। तो अब इसकी अब ये जो अपील, अब जो याचिका थी इसको विड्रॉ कर लिया गया। आशीष जी देखिए, उन्होंने कहा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा अहमियत अभी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट इंटरटेनिंग दिस। इसका मतलब है वो दखल नहीं देंगे। डिसमिस एज विड्रॉन कहिए या विड्रॉन कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या डिसमिस कहिए, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर एक गेम था, खेला था, जो कामयाब नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया को भी अब पूरी तरीके से ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक नई जो हम जिसे कहेंगे कि लंबी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जाना पड़ेगा। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रायल कोर्ट को वो आदेश दे दे कि उनकी जमानत पर जल्द सुनवाई हो, जिसका विरोध सीबीआई की तरफ से किया गया और कहा गया अभी हम रिमांड और लेंगे, हम रिमांड लेने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए ऐसा आदेश देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। तो बड़ा झटका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि सत्येंद्र जैन के मामले में हम देख रहे हैं कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है आशीष, जिसके बारे में आप बता भी रहे हैं, और आपने कहा था कि एक बड़ा कानूनी दांव इन्होंने खेला था और अगर ये कामयाब हो जाता तो उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। तो इसमें मैं समझना चाहूंगी कि बड़ी राहत इन्हें क्या हो सकती थी, जब ऑर्डर उनके हो ही गया था गिरफ्तारी के लिए, जैसा आपने भी बताया कि फिर उसको ऑर्डर को खारिज नहीं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें क्या राहत मिल सकती थी इसमें? जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कानूनी दाव पेच होते हैं, उसको अलग केसों में अलग चीजें अप्लाई होती हैं। हम जो ये कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा है, जब सिंघवी कह रहे थे कि आपके पास अधिकार है, आपके पास वो शक्ति है, तो सीजीआई ने कहा था कि हमारे पास वो अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको राहत नहीं दे सकते, हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, उसमें दखल नहीं देंगे। आप इसको इस हिसाब से देखिए कि आज से 4 दिन पहले ऐसे ही मामले में जब गिरफ्तारी हुई थी पवन खेड़ा की, कांग्रेस प्रवक्ता की, उनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने, लेकिन कोर्ट तक पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट में दखल दिया और अंतरिम जमानत दे दी। तो ये एक बड़ा दखल था। इससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भीमा कोरेगांव केस में एक्टिविस्ट को जब पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया था और ट्रायल कोर्ट ने साकेत की, उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पुणे ले जाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट बीच में आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड को क्वेश कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे आगे बढ़ाते हुए ना उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा, ना पुलिस हिरासत में भेजा, बल्कि उनको मामले के निपटारे तक हाउस अरेस्ट में रहने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत मिसाल पेश करेगा, ये करप्शन का मामला है, ऐसे स्टेज में हम दखल नहीं देंगे। ये बड़ी बात इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल। अब शरद, इस वक्त क्या खबर आ रही है वहां पे? आम आदमी पार्टी की तरफ से, कैंप से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जाहिर है कि यहां पर दिल्ली सरकार के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है, जब हम इस बात को देखते हैं कि कितने सारे विभाग और अहम विभाग एक तरह से दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया चला रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट जाने के ऊपर अब उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। इस बारे में भी क्या कोई खबर मिली है अब तक? देखिए, एक निराशा तो है आम आदमी पार्टी में, दिल्ली सरकार में। वो इसलिए भी है कि दिल्ली सरकार हो या आम आदमी पार्टी हो, वो ये मान के चल रहे थे कि भले ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो अभी रिमांड पर हैं, लेकिन वो पूरी उम्मीद ये कर रहे थे कि उनको जल्द राहत मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो चाहे दूसरे तरीके से हो, और बजट जो है वो मनीष सिसोदिया ही पेश करेंगे, क्योंकि अभी बजट पेश करने में समय है। दिल्ली मार्च के 3 या 4 हफ्ते में दिल्ली के अंदर बजट पेश करना होता है, तो अभी उसमें समय है। तो वो ये मान के चल रहे थे कि मंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर विभाग किसी और मंत्री को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो उम्मीद थी उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ अभी बहुत जल्द मनीष सिसोदिया के लिए राहत नहीं दिख रही है, और दिल्ली सरकार को जल्द ही इस बारे में फैसला करना होगा कि बजट कौन पेश करेगा। और दिल्ली सरकार के 33 में से 18 विभाग, यानी कि 50% से ज़्यादा विभाग जो मंत्री संभाल रहा था, वो अभी सीबीआई की गिरफ्त में है। तो ऐसे में वो जो 18 विभाग हैं वो कौन संभालेगा,
इस पर सरकार को जल्द फैसला करना होगा, क्योंकि G20 भी आ रहा है और सरकार तो चलानी ही है, दिल्ली तो चलानी ही है। तो जो उम्मीद थी उसको झटका लगा है। अब आगे के लिए रणनीति आम आदमी पार्टी और जो केजरीवाल सरकार है दोनों को ही बनानी होगी। उम्मीद ये जरूर कर रही थी आम आदमी पार्टी कि अगर आज एक टिप्पणी भी अगर उनके पक्ष में आ जाए तो वो भी एक पॉलिटिकली उनके लिए वरदान साबित होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नेगेटिव उनके लिए ये चला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से ही इनकार कर दिया है और जमानत के लिए भी ये कहा कि अर्ली हियरिंग, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया, बिल्कुल ही कोई दखल नहीं दिया। और आप सुप्रीम कोर्ट आए भी और कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये एक जो है पॉलिटिकली भी जो है एक नेगेटिव मैसेज जो है जरूर जाता है। तो अब जो है आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आगे की रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है अब इस मामले को लेकर, और खासतौर से सरकार चलाने को लेकर किसको विभाग दिए जाएं, किसको सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल या संकट इस वक्त यही है कि मनीष सिसोदिया के पास अगर 18 डिपार्टमेंट्स विभाग थे तो अब उनको चलाना, दिल्ली सरकार को चलाना एक बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद आपका आशीष और शरद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं 3 इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबाब ग्रेवाल जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, महेश वर्मा बीजेपी नेता और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा आपसे शुरू करने के पहले एक बार मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया की अहमियत दिल्ली सरकार में क्या रही है, ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी रहे मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार और आप में उनका नंबर 2 का ओहदा था। तो और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के 18 विभाग उनके पास हैं, जो गृह मंत्रालय है, शिक्षा है, वित्त मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, इस तरह विभाग जो इनके पास हैं। और गिरफ्तार होने वाले वो दूसरे मंत्री हैं दिल्ली के, सत्येंद्र जैन के बाद। सिसोदिया ही दरअसल दिल्ली सरकार चलाते हैं। केजरीवाल जो रहते हैं वो ज़्यादातर पार्टी में व्यस्त रहे। सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल दिल्ली से बंद जाएंगे और लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं मनीष सिसोदिया। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीनों नेता, मेहमान जुड़े हुए हैं। एबाब ग्रेवाल, एक बड़ा झटका है ये आम आदमी पार्टी के लिए, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार करना। तो अब इसमें ट्रायल कोर्ट जाना होगा और लंबा समय लगेगा। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सिर आंखों पर, और जो भी उनका फैसला है हम एक बार फैसला पढ़ लें। उन्होंने इनकार किया है दखल देने से, हम इज्जत करते हैं और हमारे पास अभी भी कई विकल्प हैं, लीगल हमारे पास विकल्प हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहना ये जरूरी है कि इनकी जो मंशा थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतने ज्यादा विभाग संभाल रहे हैं, इतने बखूबी संभाल रहे हैं और जिन्होंने इतना ज्यादा सुधार किया है दिल्ली में, उन्हें ये सर्कुलेशन से बाहर रखना चाहते थे। लेकिन मनीष जी का जो काम है वो जारी रहेगा। पार्टी और पार्टी के सारे मेंबर मनीष जी के साथ खड़े हैं और हम अब कोर्ट्स की इज्जत करते हैं और हमें ये यकीन है कि अंत में हम इसमें से विद फ्लाइंग कलर्स जिसे कहते हैं निकलेंगे और ये सिद्ध होगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हुई है। और हमारे पास अभी लीगल लेकिन बिल्कुल लीगल रास्ते बचे हुए हैं, लेकिन एक लंबा समय इसमें लग सकता है। इसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, हम जानते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया है, तो इसके बाद में ट्रायल कोर्ट में जाना, वहां पे बात, इस पे बहस होगी, वहां फैसला आएगा, अपील, री अपील, इन तमाम चीजों में विनोद अग्निहोत्री एक मुश्किल समय है ये आम आदमी पार्टी के लिए। खास करके अगर देखें कि गिरफ्तारी जो हुई है वो नंबर 2 है आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में, और एक तरह से दिल्ली सरकार वही चला रहे हैं, 18 विभाग उनके पास हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं, जो मुखिया हैं, वो ज्यादातर पार्टी के विस्तार में रहे। लेकिन यहां पर अब एक मुश्किल और एक लंबी कानूनी लड़ाई, और दूसरे ये भी देखिए कि ये सत्येंद्र जैन के बाद इस दिल्ली सरकार में दूसरे मंत्री हैं जो कि अब उस ओहदे पे नहीं है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन तो जेल में है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए सरकार यहां पर चलाना एक बड़ा संकट होता जा रहा है? देखिए नगमा जी, संकट तो है, चुनौती भी है निश्चित रूप से, क्योंकि दिल्ली सरकार के, खासकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके 2 मुख्य प्रोग्राम जो है शोकेस प्रोग्राम थे। एक शिक्षा का मॉडल, एक हेल्थ का मॉडल, जो आपका मोहल्ला क्लिनिक वगैरह है। तो स्वास्थ्य मंत्री चूंकि सत्येंद्र जैन वो पहले जेल चले गए एक आरोप में, और शिक्षा मंत्री जो है ये मनीष सिसोदिया जी, वो भी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई।
तो एक तरह से अब भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो उसके पास एक मौका है कि साहब देखिए इनके दोनों मंत्री जिस शोकेस मॉडल को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना विस्तार करना चाह रही है, अब उनके दोनों मंत्री जेल में और दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में, एक परसेप्शन बिल्डिंग की कोशिश बीजेपी करेगी, उसको एक मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी की चुनौती इसलिए है कि मनीष जी बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है आम आदमी पार्टी के, और अरविंद जी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, और न सिर्फ दूसरे नंबर के हैं क्योंकि बेहद भरोसेमंद, बेहद विश्वस्त और बेहद कुशल प्रशासक भी वो हैं, और 18 विभाग उनके पास हैं, जिसमें वित्त विभाग भी उनके पास है, अभी दिल्ली का बजट भी आना था। तो बहुत सारे जिम्मेदारियां अब अरविंद जी को सीधे लेनी पड़ेंगी। कुछ हो सकता है वो अपने किसी और दूसरे विश्वस्त को मंत्री बना करके और उसको बांटे, हालांकि अभी जो संख्या के हिसाब से या तो अगर मनीष जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे, तब तो मंत्री कोई बन नहीं सकता, क्योंकि जो संवैधानिक अड़चन है उसमें 6 से ज्यादा मंत्री हो नहीं सकते। तो अरविंद जी को खुद जो है वो विभाग लेने पड़ेंगे अपने पास, या उनकी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी, तो उनकी व्यवस्थाएं पड़ेंगी। एक तो ये गवर्नेंस को और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी दी गई कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते और दखल नहीं दे सकते, ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और अब ट्रायल कोर्ट में जाना होगा। तो एक लंबी कानूनी लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। महेश जी। निश्चित रूप से नगमा जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इसमें दखल देने से मना किया, ये भ्रष्टाचार का मामला है, तो ये उन लोगों को झटका लगा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही हताशा निराशा नहीं है, बल्कि उन लोगों के भी हताशा निराशा है जो इनके कहीं सुर में सुर मिला रहे थे। पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो एक आवरण और एक वातावरण जैसे तैयार किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि यही मौका है मनीष सिसोदिया के नाम पर, जैसे अपने आप को भ्रष्टाचार का भगत सिंह घोषित करके, और जिस तरह का एक पूरी मतलब ऐसा लग रहा था उन्होंने कहा है, उन्होंने गिरफ्तारी या सीबीआई पूछताछ के पहले जाने के लिए भी कहा कि भगत सिंह के हम फॉलोअर्स हैं और हम जेल जाने से नहीं डरते, और बापू का आशीर्वाद लेने भी गए। भगत सिंह ने नहीं, नगमा जी, ऐसा काम तो कभी भगत सिंह जी ने नहीं किया। उनको फांसी इस बात के लिए थोड़ी हुई कि उन्होंने कोई शराब घोटाला किया था इस देश में। बापू ने ऐसा कुछ थोड़ी किया था। लेकिन सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को आईना दिखाया है जी। तो सुबह से आज की घटना में बता रहा हूं, आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडमिट किया, इन लोगों ने क्लीन चिट टीवी पे देना शुरू कर दिया। मैं आपके ही दूसरे इंग्लिश चैनल पे था, जिसपे इनके प्रवक्ता ने आके कहा कि देखिए क्या चमत्कार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमारे, अगर हम सही नहीं होते, मनीष जी सही नहीं होते, तो ये जो है कैसे एडमिट कर लेता। और वही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहीं भ्रष्टाचार के मामले में, इस देश में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे लोग जो इस तरह का समर्थन के लिए आते हैं आगे, इस देश में दीमक की तरह जो है भ्रष्टाचार हमें चाटता गया और हम पीछे घुसते गए। और ऐसे आदमी को जो मतलब उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, और जिसका मुख्यमंत्री उसके उस चीज को इंडोर्स किया हो, जो मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दिया कि 3000 करोड़ का इससे नुकसान हुआ है, उस मुख्यमंत्री ने अपने इस भ्रष्टाचार के भस्मासुर के लिए जो है एलजी को भेजा वो रिपोर्ट। उसके बाद ये भ्रष्टाचार अभी साबित हुआ नहीं है, तो ये आरोप है। मैं आपसे महेश जी, कह रहा हूं कि और इस पे एबाब ग्रेवाल कुछ कहना चाहते हैं जी। एबाब, मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से जो उसकी कानूनी प्रक्रिया, उसमें जाकर ही सारी चीजों को हम उम्मीद रखते हैं कि न्याय मिलेगा। तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए एबाब ग्रेवाल, या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया था ये अपील याचिका जो है, तो अब कहने लगे आम आदमी पार्टी की देखिए हमारी जीत हुई है, लेकिन अब क्या कहेंगे आप? और कानूनी प्रक्रिया तो चलनी चाहिए। हाँ मैम, कानून के हम साथ हैं, और हम जैसे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री जी की हाजिरी में कहा था कि कोर्ट्स की बातें नहीं सुन रही हैं सरकारें, हम ऐसे बिल्कुल नहीं है। और अपने समय में बापू पे और भगत सिंह जी पे भी कई प्रकार के इल्जाम लगाए थे समय समय की सरकारों ने। तो कोई बात नहीं, समय सिद्ध करेगा। हमें जो एक शब्द बार बार आ रहा है, उम्मीद। मैम, मैं पंजाब से हूं, हम 2013 में एक छोटे से कमरे में बैठा करते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि 2 स्टेट्स में सरकार बन जाएगी। सो उस उम्मीद से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पता था ये मुश्किल लड़ाई होगी, हमें पता था कि ये हमें बात के बिना ही तंग करेंगे। और जैसे जैन साहब के साथ किया, इतनी देर से बैठे हैं और कागज कोई फाइल नहीं किए, ये लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें पता है हम बहुत ताकतवर फोर्सेस से लड़ रहे हैं, लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि उस उम्मीद से चलते रहेंगे। और जैसे अग्निहोत्री सर ने कहा, अब
टेस्ट की घड़ी है। अब हमें ये दिखाना होगा कि जिस प्रकार से एफिशिएंसी से दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़िया काम हुआ है और जिस प्रकार से शिक्षा और हेल्थ में काम हुआ है, उसमें हम कहीं भी रुकावट नहीं आने देंगे। सबसे जरूरी बात ये है, तो सबसे ये बड़ी इतना बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। मैम एक मिनट, ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है, ये है, तो एलजी साहब जो समय के थे उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेते ना, थोड़ा सा उनसे भी बात करें। वो जाहिर सी बात है, ये मामला अभी मनीष सिसोदिया का है, भ्रष्टाचार का आरोप है तो पूछताछ तो वहां होगी और याचिका जो है वो वहां इसी मामले में दायर हुई थी ना। लेकिन एक बात बता दूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का एक और मामला पहुंचा। इस ब्रेक के बाद उसकी बात करेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार और वहां पर राज्यपाल के बीच भी विवाद है जो कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। तो ब्रेक के बाद 5 की बात में चर्चा, आप बनाम पंजाब गवर्नर। और आम आदमी पार्टी की एक और खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज मामला रहा, पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर राज्यपाल के साथ एक बार फिर से ये तनातनी में फंस गई है और ये जो विवाद है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ ही देर पहले कई अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सदन बुलाने के राज्यपाल को जो अधिकार सौंपा गया है वो मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर इस्तेमाल होना चाहिए। राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल पंजाब में कैबिनेट की सलाह के बावजूद राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया था। इस मुद्दे पर आप सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि राज्यपाल बजट सत्र के लिए सदन बुलाने को बाध्य थे। सदन बुलाने पर कानूनी सलाह लेने का अवसर नहीं था। वो कैबिनेट की सलाह से बंधे थे। कैबिनेट की सलाह पर राज्यपाल को सदन बुलाना होगा। हालांकि राज्यपाल सरकार से जानकारी मांगे तो वो भी उसे देनी होगी। संवैधानिक शख्सियतों में संवाद का एक स्तर होना चाहिए। जवाब देते हुए संयम बरतना जरूरी है। इसके पहले पंजाब सरकार की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बजट सत्र बुलाने को लेकर देरी जो है वो गंभीर मामला है। कैबिनेट की सलाह के बावजूद राज्यपाल सदन नहीं बुला रहे थे। जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो राज्यपाल ने आदेश जारी किया। राज्यपाल संविधान को हाईजैक कर रहे हैं। उनके पास विधानसभा को बुलाने के मामले में विवेकाधिकार नहीं है। जबकि राज्यपाल की तरफ से पेश तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। 13 फरवरी को उनके पत्र की भाषा देखिए। वो 3 करोड़ पंजाबियों की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राज्यपाल संविधान के तहत मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो दी गई हैं तुषार मेहता की तरफ से, जो कि दूसरे पक्ष की तरफ से अपीयर हो रहे थे और ये राज्यपाल की तरफ से थे। दूसरी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी थे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ अहबाब ग्रेवाल जुड़े हुए हैं अभी भी, और मंजीत राय हैं जो बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी नेता हैं, और साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी जगदीप सिंधु। इस पूरे मामले में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की, मैं उस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। मंजीत जी, उन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्यपाल संविधान को हाईजैक कर रहे हैं। उनके पास विधानसभा को बुलाने के मामले में विवेकाधिकार नहीं है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये जो टकराव है पंजाब सरकार बनाम गवर्नर, उसमें एक तरह से एक फटकार सी है यहाँ पे गवर्नर के लिए भी कि कैबिनेट की सलाह के बावजूद वो सदन नहीं बुला रहे थे। मंजीत जी, टकराव कैसे शुरू हुआ? जब गवर्नर साहब ने ये एक बात इनसे पूछी तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं 3 करोड़ लोगों के द्वारा चुना हुआ हूं। जबकि मुख्यमंत्री जी को ये भूलना नहीं चाहिए कि जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑनरेबल गवर्नर, वो भी इलेक्टेड है, वो भी चुने हुए हैं। हमारे जो राष्ट्रपति जी को विधायक और एमपी मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं, तो वो भी चुने हुए लोगों के। पर आप ये मानेंगे कि यहाँ पे गवर्नर की तरफ से गलतियां हुई थी? क्योंकि बजट सत्र बुलाने को लेकर देरी गंभीर मामला है, ये सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए नगमा जी, उन्होंने कहा
कि जिस चीजों का उन्होंने जवाब मांगा तो ये ट्वीट करके जवाब दे रहे हैं, और इनको ये मान है कि मैं 3 करोड़ लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं, जबकि वो भी किसी एक संवैधानिक के तहत नहीं, उनको भी टोका तो गया है, उनको टोका गया है भाषा के लिए, लेकिन इसमें मतलब ये अगर वो कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, गवर्नर भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पर गवर्नर को कैबिनेट की सलाह को मानना चाहिए। ट्वीट पर जवाब देना ये क्या उचित है कि मुख्यमंत्री के लिए किसी गवर्नर ने कोई जानकारी? मैं उस पर आऊंगी बाद में, लेकिन आपसे मैं जो पहले पूछ रही थी वो आपने इस पर जवाब नहीं दिया कि जो टिप्पणी है इसका मतलब ये साफ है कि जो गवर्नर का बर्ताव रहा वो सही नहीं था। पर अहबाब ग्रेवाल, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत सराहना मिली हो, ये कहा गया है कि अपनी भाषा देखिए, संवैधानिक पद पे जो लोग बैठे हैं वहां पे भाषा का एक स्तर होना चाहिए, तो ये स्तर आप लोगों ने बनाए नहीं रखा। देखिए नगमा जी, ऐसे है कि सबसे पहले तो हम बड़े क्लियर थे कि ये सरकार का कैबिनेट का प्रेरोगेटिव होता है सेशन बुलाना। माननीय गवर्नर साहब इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं, और हम बार बार एक बात कह रहे थे कि हम आपके साथ हर प्रकार के हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हमारी सारा प्रशासन सब कुछ गवर्नर साहब के साथ पूरे अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन जब वो बार बार इंटरफेयर कर रहे थे सरकार की फंक्शनिंग में, जब वो एक तरह से बीजेपी की सियासत करने की कोशिश कर रहे थे राज्य भवन से, और जब वो सरकार के चलने में विघन डालने लग गए थे। अब आप बताइए कि टीचर्स को बाहर भेजना है, लिस्ट बताइए। हम मानते हैं कि इस प्रकार से कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन पर अब जहां भी सरकार है वहां पे या तो आपके दिल्ली में एलजी से कन्फ्रंटेशन होता है, पंजाब में आपका गवर्नर से कन्फ्रंटेशन होता है, तो कैसे सरकार चलाएंगे आप? मैम, जहां भी ऑपोजिशन की सरकार है वहां गवर्नर से कॉन्फ्रंटेशन चल ही रहा है। मैम, ये बात यह है कि गवर्नर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, राज्य भवन को इस्तेमाल किया जा रहा है दिल्ली की बीजेपी की सियासत करने को। लेकिन आपको सीजीआई की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि संवैधानिक शख्सियतों में संवाद का स्तर होना चाहिए, भले ही गवर्नर ने कुछ गलत किया हो, उस स्तर को नहीं भूलना चाहिए, और सरकार से जानकारी मांगे तो वो देनी होगी। बिल्कुल देंगे मैम, मैं उम्मीद करता हूँ राय साहब मुझे बात पूरी करने देंगे। हम बिल्कुल, एक तरीका होता है मैम, अगर गवर्नर साहब कोई जानकारी चाहते हैं तो मीडिया में लीक ना करें। अगर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजीपी साहब गवर्नर साहब के साथ दौरों पे जाते हैं, जब भी हमें कहा जाता है हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो हम सिर्फ एक उम्मीद करते हैं कि बाकी देश की ऑपोजिशन रूल स्टेट्स की तरह यहाँ पे भी गवर्नर साहब वही काम ना करें। तमिलनाडु से लेके पंजाब तक, और आप देख लीजिए राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़ लेके कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी गवर्नर्स की भूमिका नॉन पार्टिजन नहीं रही है। सो हम, एक तो हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है कि जो संवैधानिक हक है कैबिनेट का वो पूरा होगा। और हाँ, मान साहब, हम गवर्नर साहब को ठीक है। मैं जगदीप जी के पास जाना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड विंडिकेट हुआ है, और आप आगे क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पर काम हो पाएगा? ये गवर्नर बनाम जो सरकार पंजाब में हो गई है, जगदीप जी। देखिए नगमा जी, जहां तक पंजाब की सियासत का सवाल है और जहां तक आज के फैसले का सवाल है, ये एक जो आपसी तकरार है, ये अहम की लड़ाई है। अगर कायदे से देखा जाए तो संविधान की धारा 167 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि कुछ सूचनाएं जो सरकार के कार्यकाल कार्य की हैं वो ले सकते हैं, और 166 के अंतर्गत सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो सूचनाएं विधिवत रूप से गवर्नर को दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जो मामला है वो सियासत का है, और ये सियासत क्योंकि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की हमेशा से एक दूसरे के विपरीत है, विरोध में है, तो उसी तरह से इसको देखा जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का जो गतिरोध है वो एक सामान्य सरकार में, एक प्रदेश की सरकार में होना चाहिए। जहां तक बनवारीलाल पुरोहित जी का सवाल है, वो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं और नागपुर से आते हैं, विधायक रहे हैं, सदस्य लोकसभा रहे हैं, और उनको बहुत अनुभव है। हालांकि ये इस तरह की कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसी गलत चीजें हैं जो वो मांग रहे थे और जो इनको सरकार को देनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का अपने कार्यशैली का सवाल है, वहां बार बार उनका अपना जो गतिरोध है वो व्यक्त किया जाता है, और उस गतिरोध को ये कई बार सार्वजनिक भी करते हैं, जो शायद उचित नहीं है, और उसी की वजह से ये सारी चीज अहम की लड़ाई
सामने आने उनका लगी है। कहना है कि जहां जहां पे विपक्ष की सरकार, जहां जहां पर इस तरह की सरकारें हैं, जहां गवर्नर के साथ में टकराव जो है वो हो ही रहा है, और यही यहां पर भी देखा गया। अब सवाल ये है कि क्या यहां पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये गतिरोध खत्म होगा और आगे बिना टकराव के पंजाब में सरकार और गवर्नर साथ काम कर पाएंगे। धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। मनजीत राय जी, जगदीप सिंधु, एबाब ग्रेवाल, बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र विधानसभा में प्याज की कीमतों पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्याज के किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है और सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि उन्हें सही दाम मिले। विपक्ष के विधायक प्याज की माला और टोकरी लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। कल महाराष्ट्र के नासिक जिले की लासलगांव मंडी में किसानों ने काम बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि हमें अपनी उपज का सही भाव नहीं मिल पाता है। मंडी में प्याज का भाव 200 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक था, जो कि किसानों की लागत मूल्य से बहुत कम है। इसी के विरोध में किसानों ने बोली बंद कर दी। अब उनकी मांग है कि सरकार उनकी मदद करे। देखिए, ये जो पूरा मामला है, किसानों के जो प्याज हैं उसके दाम कम हुए हैं और उसकी कई सारी वजह हैं। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से जो प्याज के अंदर के जो मॉइस्चर होते हैं वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी प्याज खराब हो रहा है। ऐसे में जितने किसान आ रहे हैं जो आमतौर पर 3 या 4 महीने तक प्याज को रख पाते थे, स्टोर कर पाते थे, उसकी क्योंकि ड्यूरेशन या शेल्फ लाइफ कम हो रही है तो बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इसे एक वजह मानी जा रही है कि क्यों जो सप्लाई है वो बढ़ी हुई है और वहीं डिमांड कम है, जिसकी वजह से 2 रुपए किलो तक भी ये कल ऑक्शन पहुंच गया था, जिसके बाद नासिक का जो लासलगांव मार्केट है उसे बंद कर दिया गया है। बहरहाल अगर मंगलवार की बात करें तो विपक्ष की ओर से बड़े पैमाने पर जो विधानसभा है उसके बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने जो प्याज है उसकी मालाएं पहनी और प्रदर्शन किया। और विधानसभा के अंदर भी 11 बजे जब शुरुआत हुई है बजट सत्र के दूसरे दिन का, तब सबसे पहले प्याज पर ही बातचीत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से कहीं ना कहीं यह आश्वासन जरूर दिया गया। नेता अपने 16 फोन बदलता है, ये तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे? ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे? आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं। यही दावा आप करते हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नई पारदर्शिता को लेकर के आए हुए हैं। This question becomes very relevant, Mr. Sisodiya, because whether you or whether your leader, Mr. Kejriwal, they keep on giving certificate of honesty. He is honest, he is dishonest. And you are only deleting. You have shamed Anna Hazare. आपने अन्ना हजारे के ईमानदार आंदोलन की विरासत को बदनाम किया है और दिल्ली में सबको शराब पिला के क्या करना चाहते हैं आप? कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, आप शराब की दुकान खोल रहे हैं। और थोड़ा मेरा राजनीति का अनुभव है, ये पूरे भारत क्या देश में कहीं नहीं सुना है कि जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री भी है। ये तो और कमाल की बात है। और जिस तरीके से केजरीवाल साहब को क्या कहा जाए, अभी हम लोग गए थे, अनिल बाबू भी थे गुजरात के चुनाव में, तो वहां देखा उनका भाषण कि आईबी हमको रिपोर्ट दे रही है कि हम स्वीप कर रहे हैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट इनको कहां से मिल गई, वो भी स्वीप करने की। तो मालूम है उन लोग की जमानत जब्त हो गई, सुपर स्वीप तो भाजपा कर गई। अब कल देखा उनका ट्वीट पर सर्टिफिकेट आ गया कि सीबीआई के सभी लोग उनकी गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं थे, दबाव में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल साहब कितना झूठ बोलेंगे? शराब के मुनाफा और कट और कमीशन के लिए कितना करेंगे? मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, हाँ? लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए बोलना पड़ेगा। कट
कमीशन, करप्शन। और एक बात, मैं मेरिट में विस्तार से नहीं जाऊंगा, अगर आपको इतना ही ये पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था, आप मुझे बता दीजिए। तो ये जितना ये बोलते हैं उतने फंसते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। इसलिए आज का मूल विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, और जिस तरह से सीबीआई के खिलाफ आरोप, प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप, बिना मतलब का दबाव, और इस बात का हमारे पत्रकार में ध्यान रखें और आपके माध्यम से देश ध्यान रखे, इनके कई नेता जेल में गए हैं, किसी को बेल नहीं मिला है। सत्येंद्र जैन शायद 8-10 महीने से जेल में है ना, उनको बेल नहीं मिला ना, और अब इनका नंबर आया है। तो जैसा काम करोगे वैसी गति होगी। अब इस तरह की ओपन बातें करना, और आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर यही बात है तो आप जाइए, क्वेश्चन की बात करिए हाई कोर्ट में, देखते हैं, देखा जाएगा, सीबीआई जवाब देगी अपना। जितना भी विषय मीडिया में आया है उससे स्पष्ट है कि ये करप्शन का टेक्स्ट बुक केस है। आई रिपीट, whatever has appeared in the media, this whole scandal is a textbook case of rampant corruption। और किनके द्वारा? जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए आज बीजेपी की ओर से इस विषय को हम देश में उठाएंगे, और ये देश में इसलिए उठाना जरूरी है कि कल वो लोग देश में जो भी उनके कुछ शाखाएं हैं, हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। आज हम देश को विनम्रता से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनको राहत नहीं मिली। ये सच्चाई है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का टेक्स्ट बुक मामला है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चन आई एम विलिंग टू। तो ये रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने मनीष सिसोदिया के मामले में एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत नहीं मिली है, ये बार बार सर्टिफिकेट दे रहे हैं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये सही नहीं है और उन्होंने अन्ना को शर्मसार किया है। दिलचस्प है कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, ये कानूनी प्रक्रिया है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और ये मामला कोर्ट में चलेगा, सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन तमाम डेवलपमेंट्स पे बीजेपी की तरफ से फौरन प्रतिक्रिया आती है और इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से हमला बोला है इस मामले में।